और ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस लॉरेंस फोर्स की आज हम करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उन्हीं सब एप्लीकेशंस के बारे में आज बात करेंगे। अब लॉरेंस फोर्स, जिन लोगों ने लास्ट टाइम क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैंने बोला था आप वीडियो देखें, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया लॉरेंस फोर्स का। तो लॉरेंस फोर्स थी क्या? लॉरेंस फोर्स थी, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो, यानी लेट्स से दिस इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आप इस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हो, यानी आप एक चार्ज पार्टिकल को फायर करते हो विद अ वेलोसिटी v इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हमने बात की थी कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल्स टू BQV साइन थीटा, और ये जो फोर्स होगी ये मैक्सिमम होगी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर मैं वेक्टोरियल नोटेशंस में इसको लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज B क्रॉस B, Q इनटू B क्रॉस B। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें और हमें जो थर्ड रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V क्रॉस B। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V क्रॉस B, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, इसकी एप्लीकेशंस अभी आगे आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। और सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन है बेटा, मान लो कि आपके पास this is a region of electric field, oh sorry, magnetic field. This is a region of magnetic field, and let's say we have a charged particle which is fired in this direction. तो आप चार्ज पार्टिकल को किस डायरेक्शन में फायर कर रहे हो? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फायर करते हो, यानी केस नंबर 1 है हमारा, एप्लीकेशन नंबर 1, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज फायर्ड एट या फायर्ड पैरेलल टू, आप पैरेलल बोलो या एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फायर करने के बजाय यहां से भी फायर करा। नाउ इन दिस केस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? पहले केस के अंदर हम कहें कि जो फोर्स थी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, फॉर्मूला इज BQV sin थीटा। इस केस में एंगल कितना बनेगा बेटा? थीटा 0 डिग्रीज। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। तो अगर चार्ज पार्टिकल 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देन व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल? देयर विल बी नो डिविएशन देयर विल बी नो चेंज इन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन में इस बात का खास ध्यान रखना है कि कहां पर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। एंगल को बहुत ध्यान से देखना, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी आप ये पता कर पाओगे कि एग्जैक्टली वहां फोर्स लग कितनी रही है। दूसरे केस के अंदर, दिस इज आवर सेकंड केस एंड दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर जब हम देखते हैं तो फोर्स अगेन BQV sin थीटा ही होगा, बट इन दिस केस चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड एंटी पैरेलल, मींस एंगल कितना हुआ? 180 डिग्रीज। तो फोर्स फिर से कितना हो गया बेटा? 0। क्यों हो गया फोर्स? क्योंकि साइन फोर्स 0 क्यों हो गया? क्योंकि साइन 180 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो इन बोथ द केसेस charge particles will follow their path. There will be no change in their path. There will be no change in the trajectory of their path. Whatever the trajectory they have, मतलब initially is given to the charges. Obviously, आप उसको parallel fire कर रहे हो, यानी कि straight line में चल रहा है, तो वो straight में ही चलता रहेगा। There will be no change in the paths of the charge particle.
पहला केस सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इज देयर एनी डाउट किसी को भी हो बेटा? No, sir. ठीक है, No. नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है बेटा, when the charge particle is fired, case number 2, when charge particle is fired at right angles with magnetic field. अगर चार्ज पार्टिकल को आप राइट एंगल्स पे फायर करते हो तो क्या होना चाहिए? तो उस केस में सबसे पहले तो बेटा एक काम करें, हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, डायरेक्शन ये है। अब आप एक चार्ज पार्टिकल लो और आपने चार्ज पार्टिकल को फायर करा विद वेलोसिटी v, और कैसे फायर कर रहे हो? 90 डिग्रीज पर फायर कर रहे हो। जैसे आपने चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्रीज पे फायर करा, क्या हुआ? याद करो, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा तो फोर्स कितना लग रहा था? BQV sin थीटा, ठीक है? अब आप एक और चीज ध्यान रखना कि वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा था Q इंटू V क्रॉस B। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V क्रॉस B। नाउ द V क्रॉस B प्लेन इज व्हाट? ये एक राइट एंगल प्लेन बन रहा है कुछ इस तरह से, XY प्लेन बन रहा है। यानी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है which is directed inwards, तो velocity is fired like this, यही बनेगा बेटा ऐसे। Yes, sir. ठीक है, जो मार्कर आपको दिख नहीं रहा वो कहां है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है, ठीक है ना? Yes, sir. एंड वेलोसिटी ये, तो इसका मतलब फोर्स कहां होगी? ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये जो प्लेन था अभी दिख रहा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना? Yes, sir. ठीक है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा ये फोर्स कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देखो ध्यान से, वेलोसिटी वंस इट इज फायर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्स कांस्टेंट हो गई। तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल जो ट्रेजेक्टरी अटेन करेगा that will be a circular trajectory, and why it is a circular trajectory? मान लो मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट पर if velocity is in this direction और force magnetic field perpendicular to the plane है, तो ये कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा ना v क्रॉस b, तो क्योंकि चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रही थी? डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ही बचती है अब आपके पास, तो फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? Yes, sir. अब इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब ये निकला दैट दिस लॉरेंट्ज फोर्स हियर इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से वो किस पर गया? सर्कुलर पाथ पर गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था जाने के लिए, क्योंकि V क्रॉस B के परपेंडिकुलर फोर्स को आना चाहिए और फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही थी at every point on the trajectory of the path attained by the charge particle, so that particular direction is directed towards the center, चाहे वो कहीं पर भी हो, यानी एक ही कॉमन पॉइंट की तरफ वो डायरेक्टेड था, तो दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स।
यानी F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा ने यहाँ क्या क्रिएट किया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर दिया। तो ऑब्वियसली इस केस के मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होंगे, इस केस के मैथमेटिकल एनालिसिस होंगे, देखो ध्यान से, कि F तो आपके पास बी क्यू वी साइन थीटा था, और क्योंकि B और B के बीच में इनिशियली एंगल इज 90 डिग्रीज, यहीं पर देख लो वेलोसिटी इस तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फोर्स अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो अब आप सोचो कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स BQV एक्ट कर रहा था, बट दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा बेटा, mv²/r। सो BQV इज mv²/r। तो यहां v से v हम कैंसिल आउट कर दें तो मुझे रेडियस मिल गया, तो रेडियस क्या होगा, mv/bq। ये मेरा पहला रिलेशन है। और इस पर्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहे थ्योरेटिकली पूछें चाहे मैथमेटिकली पूछें, कई बार डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स डाल के रेडियाई की रेशियो निकालने के लिए भी बोलते हैं, या फिर आपसे इसके क्वेश्चंस वाइवा टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल हैवी होगा, यानी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, if Q1 is heavier than Q2 then what will be the ratio, or on what factors the ratio of radii depends। तो इस चीज के लिए आप दो पॉइंट्स यहीं पर नोट डाउन कर लें, लिखें। सबसे पहला पॉइंट, heavier the charge particle, heavier the charge particle, larger will be the radius of the circular path. Heavier the charge particle, larger will be the radius of the circular path. अब देखो बेटा, वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा था, अदरवाइज मैग्नीट्यूड अगर उसका कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, रीजन में b भी कांस्टेंट है, और चार्ज की वैल्यू यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो r यहां पर किस पर डिपेंड कर गया, m पर कर गया ना। Yes, sir. तो heavier the charged particle, larger is the radius of the circular path। दूसरी बात, अब आप ये भी एक यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, हम डिफरेंट वेलोसिटी के साथ फायर कर सकते हैं। तो लिखो, फास्टर द चार्ज पार्टिकल, लार्जर विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसी फॉर्मूला को बहुत सारी बुक्स के अंदर R is equals to P upon BQV भी लिखा गया है। P यानी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. अच्छा P मोमेंटम है। अब मुझे एक और बात बताओ, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखो अब वही है ना कि अलग अलग फॉर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो लेजिटिमेट कन्वर्जन्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है। अब एक बात याद रखो, आपने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और आपका व्हाट यू कैन से काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में सिंपल रिलेशन है, E काइनेटिक इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर मैं बोथ साइड्स मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा 2me काइनेटिक will be equal to m² v² which can be written as p²। तो p की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट 2me काइनेटिक होती है ना। Yes, sir. So this particular relation can also be written as r is equals to under the root 2m E kinetic upon VQ. Now this m is the mass of charged particle, ठीक है। This m is the mass of charged particle।
तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, रेडियाई कैलकुलेट किया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें कैलकुलेट करनी है वो है बेटा, ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, एक्चुअल तो यहाँ से स्टार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है इसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बात बताओ, जनरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। कितनी स्पीड से कर रहा है, v से कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। r की वैल्यू आपको पता ही है, तो r की वैल्यू आपके पास है mv अपॉन बी क्यू, तो 2 पाई mv अपॉन बी क्यू वी, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन बी क्यू। अब एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये, दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड is independent of velocity, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब टाइम पीरियड अगर वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थर्ड पॉइंट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, आप इसको लिख सकते हो बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। Yes, So, sir. so this is the mathematical analysis of the second part when charge particle is fired at right angles with magnetic field. इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से करना है और बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अभी इसकी भी एक एप्लीकेशन आ गया है दो तीन टॉपिक्स के बाद, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो शायद इस चैप्टर में से जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनमें से एक टॉपिक है वो जिसके बिना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो पेपर है वो नहीं बनता है, उसमें से वो आता ही आता है। चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, चाहे वो आपने सीबीएसई की बात कर लो, एंड द टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 टॉपिक्स के बाद उसके ऊपर पहुंचेंगे हम लोग, बट अभी के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट इसको रब कर दूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, वैसे शेयर कर दूंगा, कर दूं? हाँ सर, कर दो। Yes, अच्छा, sir. यहाँ एक मिनट, एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे तो उनके मासेस भी तो डिफरेंट होंगे ना। चार्ज पार्टिकल्स अगर डिफरेंट होंगे तो उसके मासेस भी तो डिफरेंट होंगे ना। Yes, sir. और मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम ये चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग वन सर्कल यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस सेम रहे, वो कांस्टेंट रहे, तो क्या करेंगे? देखो, आप फॉर्मूला देखो ध्यान से और फिर बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, नेगेटिव साइड आपने ड्रॉप कर दिया, तो मास उसका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब यही हमने इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन ले लिया, तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन इज 60,000 टाइम्स हेवियर, roughly 60,000 times heavier than electron। अब उस केस में
टाइम पीरियड आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, ठीक है, आपका चार्ज पार्टिकल चेंज हो गया, तो क्या प्रोविजन यहां पर होना चाहिए सो दैट के टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाए? ये क्वेश्चन मेरे स्कूल में वाइवा में पूछा था एक टीचर ने, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन। अब अगर ये किसी का फेवरेट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप और हम एक ही जोन के अंदर है ना, ठीक है, यही नॉर्थ वेस्ट जोन आपका लगता है, नॉर्थ वेस्ट जोन मेरा लगता है, ठीक है, तो जनरली जो टीचर्स होते हैं वो इन्हीं एरियाज के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो हु नोज कि अब की बार आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन कोई आपको थ्रो कर दे, देन चलो आंसर समझते हैं। है क्या किसी के पास कोई आइडिया? हाँ ना तो बोला करो यार। नो सर। ठीक है, अच्छा देखो, हाल फिलहाल में यहाँ से इसको रख देता हूँ। इससे पहले कि हम थर्ड पॉइंट के ऊपर चलें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/bq। अगर मैं इस m को नीचे ले आऊं बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2π/bq/m? लिख सकते हैं? यस सर। अब बेटा ध्यान से देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/bq/m। ये आपका क्या है? q/m, ये है चार्ज टू मास रेशियो। अगर चार्ज टू मास रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ऊपर 2π तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द चार्ज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज, टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? तो ये एक ही तरीके से हो सकता है। ये कब हो सकता है? when b is made variable with respect to time, ठीक है? यानी जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल फायर किया जाए सिस्टम के अंदर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करते हैं, ठीक है? तो जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो एक ही प्रोविजन हमें करना होता है, वो क्या प्रोविजन है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या बना दिया जाए? टाइम वेरिएबल बना दिया जाए, ठीक है? when b is made variable with respect to time, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम वेरिएबल magnetic field is applied into the region, ठीक है? यानी ये प्रोविजन वहां पर होना चाहिए कि रीजन में एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, उसी केस में टाइम पीरियड कांस्टेंट हो पाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। वैष्णवी क्लियर है बेटा आज के सारे टॉपिक्स अभी तक के? स्नेहा, Yes, sir. सिया, रिया, Yes, sir. राघव, Yes, sir. नकुल, Yes, sir. मेलिसा, Yes, sir. माही, समर्थ, Yes, sir. Clear. यस सर क्लियर है। एंजेला, Yes, sir. अंदेशा, Yes, sir. आर्यन,
हाँ सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन कैसी है? When charge particle is fired at an arbitrary angle theta with magnetic field। अच्छा, मान लो कि आपके पास दिस इज द रीजन ऑफ, ये एक काम करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी ऐसे आएगी। दिस इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस हम दिखाएं, ठीक है? तो ये हमारी ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस हम दिखा रहे हैं, पैरेलल लाइंस यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल को अगर ऑब्वियसली मैं ऐसे फायर करूं तो वो पैरेलल गया, ऐसे फायर करूं तो परपेंडिकुलर गया। अब की बार हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फायर करते हैं विद वेलोसिटी v। जैसे आप चार्ज पार्टिकल को इस रीजन में फायर करोगे तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक उसका पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करने लगेंगे, क्योंकि अब की बार आपने चार्ज पार्टिकल को किस में फायर करा है, एक प्लेन में फायर करा है, ना परपेंडिकुलरली फायर करा, ना आपने उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल फायर करा, आपने उसको एक आर्बिट्ररी एंगल पे फायर करा। अब ये आर्बिट्ररी एंगल लेट्स से कि ये थीटा था, ठीक है? तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, ये इसको सर्कुलर पाथ पे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्कल कंप्लीट करने से पहले ही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उससे क्या करवाएगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड pitch of the helical path, और इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को हम कहते हैं हेलिक्स। यानी चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, हेलिक्स में मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, और ये क्या होगा, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। अब पिच का मतलब क्या होता है बेटा, पिच का मतलब होता है the linear distance traveled या linear distance between two successive loops। It is the linear distance between two successive loops। अब ये हो क्यों रहा था, फिर से समझो। मैंने बोला आपने चार्ज पार्टिकल को एक आर्बिट्ररी एंगल पे फायर करा, तो ऑब्वियसली प्लेन के अंदर वेलोसिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, रेजोल्यूशन होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक कंपोनेंट होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट टेक्स द ऑब्जेक्ट ऑन, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है तो इट विल टेक द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ। बट सर्कल कंप्लीट होने से पहले ही क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल पैरेलली अलाइन होगा, वो पैरेलल फोर्स, वो जो पैरेलल वेलोसिटी है वो क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। वहां पर वो फोर्स कौन सी होगी, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। वो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करवा देगी। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका लूप चेंज हो जाएगा। ये कहाँ होता है, ये जनरली होता है बेटा आपके ज्यादातर केसेस में। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूं, तो मैंने जैसे इसको ओपन करा तो आप यहां देख पा रहे हो कि क्या बने हुए हैं, कुछ लूप्स बने हुए हैं, है ना, दिख रहे हैं? यस सर। इन लूप्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है,
वो गैप कहलाता है पिच। ठीक है, अब ये जो पिच है, पिच आपने क्लास 11th में स्क्रू वॉच तो पढ़ा हुआ है ना? Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. हुआ है। प्रैक्टिकल्स वगैरह स्क्रू वॉच से रिलेटेड किए होंगे ना, Yes, sir. Yes, sir. या स्पेरोमीटर से रिलेटेड किए होंगे। आप घर में करके देख सकते हो, किसी भी बॉटल का जो कैप है, जो कि इस तरह से घुमाने से खुलता है, आप देखना उसमें कभी भी लूप कंप्लीट नहीं बनेगा। वो कैसा होगा? एक हेलिक्स होगा। तो यहाँ पर जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, वो कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। बाकी मैथमेटिक्स एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस, तो हम यहाँ एवरेज रेडियस मान लेते हैं, तो रेडियस वैसे ही निकलेगा कि F इज इक्वल्स टू BQV sin थीटा, और क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस केस में ये sin 90 हो जाएगा। तो sin 90 के लिए BQV विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि वो जो 90 फोर्स है वही उसको किस पर लेके जा रही है? सर्कुलर पाथ पे लेके जा रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर एक्ट करेगी। तो रेडियस तो बेटा वही आ जाएगा आपका mv अपॉन bq। टाइम पीरियड भी वही निकलेगा आपका 2 पाई m अपॉन bq, जो अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कैलकुलेट करनी है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या सिर्फ ये पर्टिकुलर एग्जांपल या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपसे आपके बोर्ड में या वाइवा में आती है, पूछ ली जाती है, वो है पिच। कि पिच क्या होगी, पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम पिच की बात करेंगे तो पिच होगा, पिच होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ दिस पिच विल बी ड्यू टू द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो v पैरेलल इनटू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका? वन कंप्लीट लूप का। तो आपके पास v पैरेलल कितना था? v cos थीटा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इनटू t। t विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन bq। तो पिच आपके पास ये आ गया v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन bq। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इसको और थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पिच इज इक्वल टू 2 पाई मोमेंटम इन सर आप म्यूट हो गए हो। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट पे हो। आवाज आ रही है? यस Yes, सर, अब आ sir. रही है। Yes, Yes, sir. sir. अब आ रही है। ठीक है, तो ये जो आपका m इंटू बी है, ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम। तो मोमेंटम इंटू कॉस थीटा अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पर 2 पाई आपके पास आई। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पिच, और ऐसे आप पिच कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई, अच्छा इसको सिर्फ पिच के अलावा जनरली पिच ऑफ हेलिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, या तो पिच बोला जाता है सिर्फ, या फिर कई बार पिच ऑफ हेलिक्स भी कह दिया जाता है। इज दिस ओके? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं Yes, है? sir. Clear Yes, है। sir. Clear है। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अच्छा, हमने सारी बात अभी तक एक ही की कि चार्ज पार्टिकल को हमने अलग अलग तरीके से रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर फायर करके देखा। व्हाट इफ अ चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड इन अ क्रॉस्ड रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स? तब क्या होगा? किसी को कोई आइडिया? थोड़ा सोचो, बताओ। अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन हो जहां पर देयर आर
क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो क्रॉस्ड की मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic fields are perpendicular to each other in this region, and a charged particle is fired with velocity v in this region. What will happen to the charged particle? क्या होगा? बोलो क्या होना चाहिए? नहीं, पहली तो बात, जो नेट फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा F net, that will be the sum of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्सेस का सम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगी दैट विल बी Q into E, प्लस मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी उसके ऊपर वो आपने पढ़ी ही है Q into V क्रॉस B। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो Q इज इक्वल्स टू, यानी F net इज इक्वल टू Q into E vector plus V cross B. This will be the net force. ठीक है, अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि if Fe and Fm are, या एक काम करो ऐसा मत लिखो, इसको लिखो if the values of E and B are so adjusted that electric force is equal to magnetic force, then Q into E will be equal to VQB. यही होगा। Yes, sir. और अगर ऐसा होता है तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू E by V। यानी चार्ज पार्टिकल अपने आप से रीजन के अंदर किसी भी ट्रैजेक्टरी में मूव करे, वो अपनी वेलोसिटी खुद डिफाइन करेगा। और क्योंकि वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, तो इस तरह की वेलोसिटी या इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने E और B की वैल्यू को कुछ इस तरह से एडजस्ट करा कि QE और BQB मैक्सिमम होने के साथ साथ इक्वल भी हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा जो वेलोसिटी है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी E और B की वैल्यूज के ऊपर, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ E by B and is called the velocity selector. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा हम करते कहाँ है? कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता है इसका? कहीं ऐसा होता हो जहां हमें चार्ज पार्टिकल को
एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ फायर करवाना पड़े और वो अपनी वेलोसिटी खुद से डिसाइड करे, ऐसा कहां होता है? यानी कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां आप क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हो। हाइड्रोन कोलाइडर। हेड्रॉन कोलाइडर एक एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है, बट वो हम रोज तो देख नहीं सकते। इवन शायद हम में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ टाइम में उसको ना देख पाए। बताता हूं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप लोग उस जनरेशन में पैदा हुए हो बेटा, जहां जब आपने अपना होश संभाला होगा तो आपने एलसीडी और एलईडी टीवीज देखे हैं। उससे पहले वाले वो बड़े कैबिनेट वाले टीवीज देखे हैं जिसकी पीछे कैबिनेट बहुत बड़ी हुआ करती थी? Yes, sir. Yes, sir. देखे हैं? वो कलर टीवी और वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो हुआ करते थे उसके पीछे ना बड़ी एक कैबिनेट हुआ करती थी। एक्चुअल में उसका स्क्रीन आगे से ऐसा होता है शेप, और वो पीछे अगर हम चलते चले जाएं तो वो कुछ ऐसा होता चला जाता है, और यहां लगी होती है एक इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ऐसे वाले टीवी को या आपके कंप्यूटर मॉनिटर्स को बोला जाता है सीआरटी। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब ये जो सीआरटी टीवी थे या आपके सीआरटी मॉनिटर्स हुआ करते थे, इनमें यहां पर एक दो प्लेट्स लगी होती थी ऐसे, और बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलरली दो प्लेट्स ऐसे लगी होती थी। ठीक है, अब वो 3D में लगी होती है, तो आप कहोगे फिर इसके थ्रू जाएगा कैसे, पास कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन? यहां से जितनी भी इलेक्ट्रॉन बीम जो थी, जो ये इलेक्ट्रॉन गन प्रोजेक्ट करती थी सामने की तरफ, यहां पर एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के थ्रू हम उसको पास कराते थे, और वो जाके स्क्रीन पे हिट करती थी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ। अगर आपको अपने सीआरटी स्क्रीन पे, यानी ये वो एक पहला इंस्टेंट है जहां पर जब हम लोग सीआरटी के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं सीआरटी के बारे में, तो ये पहला वो इंस्टेंट है जहां पर हम जानते हैं कि किसी एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से हम एक बीम को पास करा रहे हैं। ऐसा करने का रीजन होता था कि हम बीम को फोकस कराना चाहते थे किसी एक पॉइंट के ऊपर। अगर आपको आपके सीआरटी स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट देखना है, डॉट देखना है, ठीक है, तो आपको पता है आपको 25,000 वोल्ट रिक्वायर्ड है कलर टीवी के लिए। 25,000 वोल्ट। आपके घरों में कितना आता है? 220 वोल्ट्स। आपके टीवी के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि उस 220 वोल्ट को 25,000 वोल्ट्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन गन काम करती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करेगी, और फिर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जब वो पास करती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी खुद चूज करता है वहां पर, तब जाके वो एक हाई स्पीड के साथ बॉम्बार्ड करेगा इस स्क्रीन पे, और जब वो इस स्क्रीन पे बॉम्बार्ड करेगा तब जाके बेटा आप कम से कम एक सिंगल ब्राइट स्पॉट देख पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर के हम लोग इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। अब बात एक दूसरा केस, अगर ये तीनों ही चीजें कोलिनियर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, और आपने वेलोसिटी भी इसी तरफ दी, देन अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? If all the three are collinear, अरे बेटा सोचना क्या है, फिर से फॉर्मूला F का देखो, F इज इक्वल टू
Q into E plus Q into B क्रॉस B। अब देखो ध्यान से, B किसके पैरेलल है? B के पैरेलल है। तो पहली एप्लीकेशन जब हमने करी, when V is parallel, when V is fired parallel to B, तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा उस पे? 0। 0, बिल्कुल ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो F किसके इक्वल बच गया सर? QE के इक्वल बच गया। यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उससे जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि चार्ज का नेचर कैसा था। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप अगर ऑलरेडी उसको फायर कर ही चुके हो और चार्ज नेगेटिव था और आप उसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फायर कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, यानी कि वो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। अगर वो पॉजिटिव था और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फायर कर दिया तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है। Yes, किसी को दोबारा तो नहीं पूछना ये वाला पॉइंट बेटा? इस इन पॉइंट्स को मैं, इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब पेपर बनता है, खासकर आपका एमसीक्यू बनता है या वाइवा होता है, तो फिर आप लोग बाद में ये कहते हो कि पता नहीं पेपर में क्या पूछ लिया। सीधी सीधी डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, वो ऐसी चीजें पूछेगा कहीं ना कहीं से कि वो ये कहेगा चलो तीनों को लीनियर है। अब मुझे क्या जरूरत थी ये वाला केस डिस्कस करने की? हमने वेलोसिटी सेलेक्टर डिस्कस कर लिया, बात खत्म हो गई। इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? तो ये भी तो हो सकता है कि तीनों कोलिनियर हो। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आपने इसको फायर करा एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कोलिनियर, तो मैग्नेटिक फोर्स तो उसके ऊपर लगेगी ही नहीं, क्योंकि लॉरेंस फोर्स BQV sin थीटा होती है, और थीटा 0 हो गया बी और वी के बीच में, तो फोर्स 0 हो गया। अब चार्ज किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? या तो उसको एक्सेलरेट करेगी या डेसेलरेट करेगी। डेसेलरेट किसको करेगी? नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाना चाहिए, लेकिन आपने इन द डायरेक्शन फायर कर दिया। पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि अगर आपने उसको इन द डायरेक्शन फायर किया है तो। लेकिन पॉजिटिव को भी अगर आप अगेंस्ट द डायरेक्शन फायर करो तो वो उसको भी पहले डेसेलरेट करेगी, ठीक है ना? Yes, sir. yes, sir. क्लियर है ये टॉपिक आज वाले? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा साइक्लोट्रॉन। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि साइक्लोट्रॉन की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बिना यू कैन नॉट इमेजिन योर पेपर। साइक्लोट्रॉन पिछले साल कोर्स से हटा दिया गया था, बट इस साल फिर से ऐड कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल 70% कोर्स था। अभी तक आपका न्यू कोर्स आया नहीं है, रैशनलाइज्ड कोर्स, तो अभी तक हम ये मान के चलेंगे साइक्लोट्रॉन आएगा। तो साइक्लोट्रॉन के ऊपर बात करेंगे अगली क्लास में, साइक्लोट्रॉन और उसकी एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। पहला टॉपिक नेक्स्ट क्लास का वही रहेगा, एंड आफ्टर दैट हम इसी की, लॉरेंस फोर्स की ही कुछ और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज स्पेशली ये लिखा था कि ये अब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि आप इनको मिस ना करें। ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay, sir. चलो आज इतना ही रखते हैं, ओके सर। ठीक है? थैंक यू। अच्छा एक Thank और you, चीज, sir. Thank you. अभी 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 रुक जाओ। एक और चीज, अच्छा अब आप ये बताओ आप लोगों का संडे का क्या स्केड्यूल है? सर मैथ्स टेस्ट है भक्ति सर। यस सर। और शायद शाम को क्लास भी होगी। सर हर संडे ही ले रहे हैं क्लास। अच्छा सर हर संडे ले रहे हैं, ठीक सर है। मेरी इंस्टीट्यूट की क्लास होती है। अच्छा तो सैटरडे का शेड्यूल बता दो फिर अपनी क्लास से पहले। फिर सैटरडे को सुबह कभी भी ले लो, स्कूल नहीं होता उस दिन। स्कूल हाँ सर सुबह ले छुट्टी लो। होती है। मेरा तो स्कूल होता है। सर सैटरडे को तो मेरा भी सुबह ओरल टेस्ट है जो आपको बताया था। अच्छा ठीक है,
एक तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के रखेंगे, दूसरा बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है कि सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का टेस्ट रखें, ठीक है, लेकिन ओके सर। ठीक है, ठीक है बेटा, Okay, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा। Thank थैंक you, यू sir. सर।